नमस्कार। क्यूर सम्मेलन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैभव शर्मा। आज क्यूर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए हम बात करने वाले हैं धनंजय से, वो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राप्त करके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक अलग सा मापदंड सेट किया था और बताया था कि शिक्षा की मदद से आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आज हम धनंजय से बात करने वाले हैं, तो चलिए धनंजय से बात करने के लिए हम आपको ज़रा धनंजय के पास लेकर चलते हैं। धनंजय, बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते। आप यहाँ हमारे साथ जुड़ी, क्यूर सम्मेलन का हिस्सा बनी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके सफ़र के साथ। पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली स्टूडेंट जो ट्रांसजेंडर होते हुए, एक ऐसा दौर जो ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत बड़ा होता था, चुनौतीपूर्ण होता था, ऐसे दौर से आपने शिक्षा की मदद से एक नई क्रांति चंडीगढ़ में पैदा की थी। उस सफ़र को ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि कितना चुनौती भरा था वो सफ़र। ये सब आसान नहीं था। जब पढ़ाई की शुरुआत हुई उससे पहले भी एकदम से कुछ तो नहीं मिलता है, उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। और स्ट्रगल जो है वो शुरुआत हुई, पढ़ाई से ख़त्म हुई थी, पढ़ाई पे फिर दोबारा से शुरू हो गई। तो पढ़ाई पे फिर दोबारा शुरू किया, क्योंकि देखो 93-94 में मेरा जो थी मेरी स्टडी चल रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। और उन दिनों में जो जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, सेक्स, इस पे कोई बात होती नहीं थी। तो 94 में मेरा लॉ में एडमिशन हुआ था। हाँ। और मैं लॉ स्टूडेंट थी उस समय, इवनिंग में मेरा सेशन था। कुछ दिनों बाद या महीने बाद मेरे साथ रैगिंग हुआ और लोगों ने जो वहाँ के जो साथ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने काफ़ी मेरे साथ मतलब हैरेसमेंट किया, बुली, हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया, एक कमरे में बंद कर दिया। खैर वो लंबी एक दास्तां है। वहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से उनके चंगुल से छूट के गई और फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उससे पहले भी एमए में एडमिशन हुआ था मेरा, वो भी छूट गई थी इसी कारण से, क्योंकि मैं अलग थी। उन लोगों को लगता था ये बिल्कुल लड़कियों जैसा है, छक्का हिजड़ा, इस तरह के जो थी। तो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और वो लंबा संघर्ष था 2016 तक का। 2016 में जब मेरा एडमिशन दोबारा से हुआ एज ए फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी वहाँ तक पहुँचने के लिए। और 2016 में इसलिए भी एडमिशन हुई क्योंकि हम लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी को 2015 में कहा कि आप ट्रांसजेंडर जो है वो कॉलम ऐड करिए अपने सभी एडमिशन फॉर्म्स में। लेकिन उससे पहले भी काफ़ी संघर्ष की कहानी रही। 2012 में हम लोग सभी इंडिया के जो ट्रांसजेंडर हिजड़ा लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए थे और हमने नालसा के साथ मिलके, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलके एक पीआईएल ड्राफ्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में दायर किया 2012 में। और उसका जो जजमेंट था वो 15 अप्रैल 2014 को आया। तो उसके बाद फिर काफ़ी सारी चीज़ें बदलनी शुरू हुई। लोगों को भी अवेयरनेस हुई। हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष करके अपने लिए चीज़ें जो इस्टेब्लिश करना शुरू की हैं। तो उसमें एक पहला पायदान था जो मेरा पढ़ाई छूट गई थी। पढ़ाई छूटने के कारण उसको दोबारा कैसे कंटिन्यू किया जाए। और उससे पहले मैंने कोशिश की कि मेरे साथ के जो यंग ट्रांसजेंडर थे, बच्चे थे, उनको पढ़ने के लिए मैंने प्रोत्साहित किया। लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उस समय जो ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन थे वो बाहर नहीं आना चाहते थे। और उनका कारण ये था कि उनके साथ बहुत ही पहले दुर्व्यवहार हो चुका था स्कूल कॉलेजेस में। वो अगर मैं डेरे में जाती थी तो लोग यही बात करते थे कि हम लोगों को तो पहले निकाला गया है, हम लोगों को मजबूर किया गया समाज से निकलने के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई। तो उसके बाद तब मेरा एडमिशन हुआ। कुल मिलाकर जो वो समय था वो बड़ी चुनौतियों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से धनंजय बताते हैं कि उन्हें उस वक्त अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन धनंजय देखिए, 2014 में मालूम चला कि ट्रांसजेंडर जो हैं उन्हें तीसरे जेंडर का, तीसरे लिंग का दर्जा मिलेगा।
इसके बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कोई राहत हुई, या फिर क्योंकि कई सारी तरह की जो फैसिलिटीज़ थी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर जो अक्सर चर्चाएं होती थी, उस पर भी एक लगाम ज़रा इस फैसले में कसी गई थी। तो क्या लगता है उस फैसले के बाद कुछ बदला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, या फिर वो अभी भी बरकरार है, उसको और भी ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2014 में, 15 अप्रैल 2014 को, तो इतनी चीज़ें एकदम से बदली नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सारी सुविधाएं आपको प्रदान करनी पड़ेंगी, लेकिन वो हुआ नहीं। और करीबन कई साल गुजरने के बाद हम लोगों ने फिर दोबारा से इकट्ठा हुए, हम लोगों ने फिर एक फ़ैसला किया कि हम पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं, उनके जो सांसद हैं, उनसे संपर्क करेंगे। इस प्रोसेस में फिर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने आगे बढ़ के हमारे लिए फिर कदम जो उठाया, हमारे लिए काम करना शुरू किया, और एक जो ड्राफ्ट किया जो कि पार्लियामेंट में दोनों सदनों में आया, और दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में ही जो बिल था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल, वो पास हुआ और 2020 में ये एक्ट बना। तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदलनी शुरू हुई, और ये कानून है, अब ये एक्ट है। इसके लिए सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसके लिए बाध्य हैं। पहले तो जजमेंट थी सर खाली सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अब तो कानून है, और कानून के दायरे में रह के सबको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के उत्थान के लिए काम करना ही करना है। धनंजय, हम थोड़ा चल लेते हैं, चल के बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि बंद कमरे में ज़िंदगी नहीं जी पा सकते हम लोग, बंद कमरे में ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। तो ट्रांसजेंडर्स को आपने हेल्थ केयर दे दी, कई तमाम तरह की फैसिलिटीज़ दे दी, लेकिन इसके बावजूद जो लोगों की प्रतिक्रिया है, खासकर कि चंडीगढ़ जैसे शहर में, जिसे हम लोग कहते हैं कि जो पल पल सांस लेते हैं, उससे जल्दी कहते हैं चंडीगढ़ का विकास हो जाता है, और सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। लोगों की सोच ब्यूटीफुल हुई है इस पूरे के पूरे मामले को लेकर, ट्रांसजेंडर्स को लेकर जो सोच है, उसमें कुछ बदलाव आपको लगा है पिछले वक्त में? देखिए, बदलाव ओवरनाइट तो आता नहीं, इसमें समय तो लगता ही कि एक रात में कुछ बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। सदियों से जब जो चीज़ एक स्टैब्लिश रही है, मतलब कि जो परंपरागत जो चीज़ें रही हैं, चाहे वो आप हमारे मुग़ल काल से पहले की चीज़ें रही हैं, चाहे मुग़ल काल के दौरान में रही हैं या ब्रिटिश एरा में रही हैं, वो जो चीज़ें स्टैब्लिश होगी तो उसको बदलने में तो कई 100 साल लगेंगे अभी। मतलब वो जो माइंड सेट हैं, 200 साल पहले जो एक्ट हमारे लिए बना था, एंटी ट्राइबल एक्ट, जिसमें हमें अपराधी घोषित कर, उसको 200 साल हो गए, और 200 साल में वो माइंडसेट जो बने हैं लोगों के हमारे प्रति, जो घृणा का माहौल पैदा हुआ है, हमें अलग समझा जाता है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बहुत भेदभाव है, जिसके कारण बेगिंग या बधाई वगैरह इन सब चीज़ों में जाना पड़ता है। तो अभी चीज़ें बदलने शुरू हुई हैं, सरकारी तंत्र जो है थोड़ा बहुत हिलना शुरू हुआ, लेकिन जिस गति से क्योंकि पहले हम ये नहीं कह सकते, पहले तो इतना डेवलपमेंट नहीं था, आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं था, हाँ। कोई साधन नहीं था। आज सोशल मीडिया है, हर चीज़ है आपके पास, ऑनलाइन सारे कुछ अवेलेबल हैं। तो आज हमें लगता है कि जल्दी जल्दी बदलना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें बदल नहीं रही, क्योंकि माइंडसेट हमारे पास मोबाइल तो आ गया है, हम सब चीज़ें 1 मिनट में 1 सेकंड में एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन जो दिमाग है उसको अपने जो स्टीरियोटाइप्स हैं जो है ना, उसको बाहर करने के लिए बहुत समय लग रहा है। तो जो अभी, जैसे मैं अभी भी किसी विभाग में गई थी, सरकारी विभाग में, तो वहाँ पर भी जो सोच है वो पुरानी थी, उसको बदलने के लिए मेरे को 1.5-2 घंटे उनको सेंसिटाइज करना पड़ा। तो उसके कारण अब जैसे ही मैं बाहर निकली रूम से, तो उनके दिमाग थोड़े से चमकने लगे, मैं कह सकती हूँ कि वो थोड़ा सा एनलाइटेंड हुए हैं थोड़े इस बारे में, क्योंकि अब हमारे को समझाया नहीं जाता, हमारी समाज की गलती भी नहीं कह सकते कि कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, किसी
किसी में ना MBBS में पढ़ाया जाता है, ना ही कोई ऐसे करिकुलम है, ना कोई सोशल हमारे समाज में कोई ऐसा चीज़ है जिसके कारण अवेयरनेस आए। लेकिन अब धीरे धीरे हम ही लोगों ने, जो हिजड़ा कम्युनिटी या किन्नर समुदाय भी कह लो या ट्रांस वुमेन कह लो, हम लोग खुद ही इसका बीड़ा उठा के समाज को प्रेरित कर रहे हैं और समाज में अवेयरनेस ला रहे हैं। आप लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखिए, सबसे ज़्यादा दर्दनाक ये होता है कि जब आप किसी से नफ़रत कीजिए, किसी से प्यार कीजिए, लेकिन जब आप किसी को पूरी तरह से दरकिनार कर देंगे तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है। लेकिन एक दर्दनाक कहानी आपकी भी है। आप यूं ही आज जैसी दिखते हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप। यकीनन तौर पर आज ही तो नहीं, एक ही दिन में तो नहीं बनी है, एक संघर्ष की कहानी होगी। मैं चाहूँगा कि ज़रा उस संघर्ष की कहानी को आप ऐसे बताएं कि हम समझ पाएँ कि उस दर्द की एक एक चीख आखिर वो आपने कैसे ली थी। धनंजय, देखिए, आपके सामने इतने खूबसूरत फूल हैं ना, इतने, लेकिन ये फूल यूं ही खूबसूरत नहीं हो जाते हैं। सभी फूलों में से सबसे खूबसूरत आप लग रहा है। ये फूल इतने खूबसूरत यूं ही नहीं हो जाते, इसके पीछे भी कहानी है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इनको लोगों से बचना पड़ता है, तब जाके खिलते हैं, है ना। लेकिन हमें भी वही संघर्ष करना पड़ता है, वो भी समाज में रह के, समाज के बहुत सारे ताने झेलने के बाद हम लोग इतने खूबसूरत बन जाते हैं। वो ये एक कुदरत की देन है, कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। तो वो कहानी मेरी भी है कि मैंने बहुत संघर्ष किया। करीबन 25 साल पुरानी बात है जब ये संघर्ष शुरू किया। 96 और 97 में जब ये संघर्ष शुरू हुआ था, और उससे पहले खुद से ही जूझना था कि अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेके। पहले बचपन से लेकर मेरा जेंडर करेक्शन मेरे साथ मुझे थेरेपी के लिए लेके गया। वो भी डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। जब मैं 7 साल की थी तो मुझे एक ओझा के पास लेके गए, तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने झाड़ फूँक किया, मंत्र उच्चारण किए और मेरे को मारा पीटा और मुझे आदमी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई। 9th-10th में जाके मैं डिप्रेशन में चले गई, सुसाइड अटैम्प्ट किया मैंने, लेकिन किसी तरह मैं बच गई। फिर उसके बाद फिर पढ़ाई कंटिन्यू रखी, लेकिन ग्रेजुएशन किया। आई वाज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द पंजाब यूनिवर्सिटी। आई हैव डन BA ऑनर्स इन हिस्ट्री एंड देन आई जॉइंड मास्टर इन हिस्ट्री एंड देन LLB लॉ का। सो वो चीज़ें रही हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ सोसाइटी ने मुझे करने नहीं दिया और मुझे छोड़ना पड़ा सब चीज़ें। और उसके बाद एक 2002 में मेरे साथ गैंग रेप हुआ। मुझे किडनैप करके अम्बाला लेके गए। वहाँ पर 20 लड़कों ने मेरे साथ पूरी रात गैंग रेप किया और सुबह 4-5 बजे मुझे अम्बाला के बस स्टैंड पे छोड़ दिया अकेले। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था चंडीगढ़ आने के लिए, और बड़ी मुश्किल से किसी तरह में वो चंडीगढ़ पहुंची। और पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। पुलिस ने भी कोई मेरे साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया। अभी जिस केस के लिए मैं आपको बता दूं, मैं आपसे मिलने से पहले हरियाणा में भी एक ऐसा केस हुआ। अभी तक भी पुलिस सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है ना। और मेरे साथ तो 2002 में, तब तो किसी को मालूम भी नहीं था। फिर उसके बाद 2004 में मेरे साथ दोबारा गैंग रेप हुआ। 8 लड़कों ने पंचकुला में किया और मेरे साथ मारपीट की, मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। ये सब होता रहा। तो अपने आप को, मतलब मैं ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए सहती रही क्योंकि मैं एम्पावर्ड नहीं थी और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं बोलूँ कि यस मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एक ट्रांस औरत हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने सोच लिया था कि क्योंकि मेरा जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया वो था कि मैं सुसाइड अटैम्प्ट करने गई, और जैसे ही मैं सुसाइड अटैम्प्ट करने वाली थी मैंने अपने आप को ही झिंझोड़ा, मतलब अपने आप को ही कहा कि मैं क्यों अपने आप को सुसाइड अटैम्प्ट कर रही हूँ, मैं अपने आप को क्यों मार रही हूँ। मैंने ऐसा कौन सा जो है गैर कानूनी काम कर लिया, कौन सा रेप कर लिया, कौन सी डकैती डाल दी। जिन लोगों ने मेरे साथ ये बदतमीज़ी की है, मेरे साथ रेप किया, उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। तो फिर मैंने ये बीड़ा उठाया कि मुझे खुद के साथ साथ एनलाइटनमेंट करने के साथ साथ मुझे समाज को बदलना है।
तब ये शुरुआत हुई 2004 के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदली। मैंने कम्युनिटी के हम लोग बहुत सारे मतलब मोस्टली जो लोग हैं ट्रांसजेंडर अनपढ़ रहते हैं या बहुत कम पढ़े लिखे रहते हैं, है ना, क्योंकि घर से निकाल दिए जाते हैं, खासकर ट्रांस वुमेन जो हैं वो घर से निकाल दी जाती हैं। और जब हमने ये शुरुआत की तो अपनी कम्युनिटी को के साथ रेपो बिल्डिंग की, कम्युनिटी के साथ हम लोगों ने उठना बैठना शुरू किया, उनकी सारी स्टोरीज़ एक दूसरे को शेयर करते हैं, पार्क में बैठते थे, पार्क में मिलते थे, और धीरे धीरे हम लोगों ने जो कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू किया है। और फिर 1 से 2, 2 से 4 हम लोग कई लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए और हमारा एक ग्रुप बन गया। और 2002 मतलब ये 2004 से शुरू हुआ था और 2009 तक आते आते हम लोग काफ़ी अच्छी तादाद में इकट्ठा होने लगे थे। पार्टीज़ होती थी, हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे। उसके बाद हम लोगों ने अपनी NGO रजिस्टर्ड किया सक्षम के नाम से चंडीगढ़ में। उसके बाद 2009 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ एंड फिर हम नेशनल लेवल पे भी काम करने लगे, लोगों से मिलना जुलना रहा। 2012 में फिर नालसा के साथ मिले और नालसा के साथ हमने जजमेंट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उसमें काम किया। तो ये जो संघर्ष है जब हमें कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था, हमें हमारे आइडेंटिटी जो थी वो उसका कोई हमारी कोई पहचान नहीं थी और लोग हमें घंटों इंतज़ार करवाते थे, घंटों हमें दरवाजे के बाहर खड़े रहना पड़ता था एक एप्लीकेशन लेके कि हमारे को ये डिमांड है, हमारी ये चीज़ें चाहिए हमें। तो ये सब चीज़ें रही हैं और वो डिमांड्स जो थी हमारी उस समय पूरी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे सरकारें बदली, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कारण काफ़ी माइंडसेट भी लोगों का बदला है और ये संघर्ष लगातार चलता रहा है। और फिर जाकर यूनिवर्सिटी में संघर्ष वो अलग तरह का संघर्ष रहा। जब फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट बनी तो वॉशरूम की प्रॉब्लम थी, फ़ीस का प्रॉब्लम था, हॉस्टल की प्रॉब्लम थी, जो कि धीरे धीरे आके सब चीज़ें बदली हैं। लेकिन धनंजय, जैसे आपने बताया ना कि एक ऐसी दुनिया थी आपके लिए जहाँ पर कोई था ही नहीं समझने वाला, और ऐसी दुनिया में सफ़र को तय कर पाना इंसान बड़ी हिम्मत हार जाता है। और उस वक्त में अपने आप की सच्चाई को पहचान कर उन तमाम झूठों के बीच में वो शक्ति लेकर आना, वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन धनंजय, ज़रा हम लोग उस फाउंटेन के पास चलते हैं और वहाँ से आगे की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो नदिया को समुद्र में मिलने में वक्त लगता है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है, अपने सफ़र को याद करती है कि आखिर वो रास्ते कैसे थे जिनको वो तय करके आई है, वो कौन से पत्थर थे जिन्होंने उसके रास्ते को रोकने की कोशिश की, मगर हिम्मत इतनी थी, तजुर्बा इतना था कि कोई उसे हिला नहीं पाया। धनंजय से हम लोग बात कर रहे हैं, ये इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा है। और धनंजय, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दिया, आपने ये बता दिया कि किस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी आप टॉपर बनी थी कॉलेज की। यहाँ से अब आगे का सफ़र बढ़ाते हैं पूछते हुए कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जब कोई ट्रांसजेंडर कहता है तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में आता है कि ट्रैफिक लाइट्स पर जो हमें मिल जाते हैं, जो घरों में बच्चा पैदा होता है तब खुशियाँ मनाने के लिए जाते हैं। आप बतौर एक ट्रांसजेंडर की परिभाषा को कैसे परिभाषित करती हैं और एक ट्रांसजेंडर को कैसा होना चाहिए? क्योंकि आप खुद एक शिक्षा को आपने शस्त्र बनाया, आप आगे बढ़ी और आपने बताया कि ताकत शिक्षा से ही आती है। आपको क्या लगता है एक सच्चे ट्रांसजेंडर को क्या करना चाहिए? देखिए, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ना। एजुकेशन कैन चेंज वर्ल्ड। ट्रांसजेंडर जो खासकर मैं ट्रांस वुमेन की बात करूँगी, ट्रांस वुमेन जो हैं मैं ये कहूँगी कि जो शिक्षा है, जो हमारा शिक्षा का माध्यम है, जो रास्ता है, वो तो छोड़ना नहीं चाहिए। और जो सच्चा और ट्रांस है वो उस चीज़ को छोड़ेगा नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बधाई जो है कल्चर वो बुरा है, वो अपना एक अलग उसका अपना एक रिस्पेक्ट है समाज में। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि सभी लोग उसी ट्रेड में चले जाएं, उसी परंपरा में चलें। ये तो अपनी अपनी इच्छा है। मैं उस परंपरा में हूँ
क्योंकि मैं गुरु शिष्य परंपरा में हूँ, तो मेरा गुरु भी हैं, मेरा गुरु लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, उनकी मैं शिष्य हूँ। तो वो परंपरा हम लोग बुरा नहीं कह सकते हैं, वो परंपरा सदियों से हमारा संरक्षक बनी रही, संरक्षण हमारे देती रही। लेकिन क्या है कि पढ़े लिखे होना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग शास्त्रों का ज्ञान, हम लोग समाज को वो दिशा दिखा सकते हैं कि जब हमें पता होगा कि शास्त्रों में ये लिखा है ना, पुराणों में उपनिषदों में ये लिखा है, ऐसा है। अगर ऋग्वेद में लिखा है, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है विकृतिम एवं प्रकृतिम, व्हाट सीम्स अननेचुरल इज ऑल्सो नेचुरल। तो वो जो चीज़ें हैं वो कैसे पता लगेंगी, तृतीय प्रकृति के बारे में कैसे जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम लोग दुनिया को बता पाएंगे ना, जो रिस्पेक्ट हमें चाहिए। और ऐसा नहीं कि जैसे अब मैं कहूँगी ब्राह्मण एक है तो ब्राह्मण मंदिर में पुजारी भी है और कुछ ब्राह्मण जॉब भी करते हैं। तो ऐसे ही किन्नर समाज में या हिजड़ा समाज में या ट्रांस वुमेन कहूँगी कि तो वो सभी बधाई परंपरा में, तो मैं कहूँगी ज़रूरी तो सभी उसी में चले जाएं। कुछ लोग अपने डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ लोग अपने अपने तरीके से जिएँ, और कुछ लोग जो चाहते हैं कि नहीं वो इसी परंपरा में रहना चाहते हैं, जो आशीर्वाद वाला परंपरा है उसमें रहना चाहते हैं, वो उसमें भी रह सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो शिक्षा का है, जो आप कह रहे हैं कि जो अच्छा ट्रांस है वो उसका पैरामीटर तो मैं नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जज नहीं कर सकती कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन मैं कहूँगी कि पढ़ाई लिखाई जो है ना वो ज़रूरी है। सशक्तिकरण होता है, उससे सशक्त होता है, बात करने का तरीका होता है, मंच पे खड़े और भी दम आ जाता है। तो अच्छा बुरा तो उसी से मैं उसमें किसी भी समाज में हो सकता है वो, चाहे मेल फीमेल या ट्रांस कम्युनिटी में, अच्छा बुरा हर जगह होता है। अच्छे बुरे तो, पर मैं भगवान का शुक्र करूँगी कि हम लोग रेपिस्ट नहीं हैं, हम लोग डकैती नहीं डालते, हम लोग ठीक है, हम घर में जाते हैं, मांगते हैं, वो हमारा कह सकते हैं कि किन्नर समाज जो गुरु शिष्य परंपरा में वो अपना हक लेते हैं कि हमें समाज ने अगर दुत्कारा है, समाज ने अपने हाशिए पे धकेला, हमें निकाला है, तो ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मैं सन्यासी हूँ, मैंने सन्यास धर्म ग्रहण किया है, तो मेरा काम है भिक्षा मांगना, ठीक है ना, और भिक्षा मांग के मैं ज्ञान और जो ज्ञान की प्राप्ति की ओर भी रहूँ, अपने विकास के साथ साथ चहुमुखी विकास, समाज का विकास किस तरह से मैं योगदान दे सकती हूँ, वो भी मेरे को ध्यान रखना होगा कि मैं समाज में क्या योगदान दे सकती हूँ। लेकिन उसके लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप को वहाँ देखती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी एक ट्रांस वुमेन हूँ, और मैंने समाज में जो जागृति और क्रांति लाई, खास करके चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में जो एक अवेयरनेस, एक रेवोल्यूशन लेके आई हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि मैं एक पढ़ी लिखी एक औरत थी, ट्रांस वुमेन थी, इस कारण ये हो उसका। नहीं तो आप सोचो 20 साल पहले या 25 साल पहले ये सब नहीं था, और वो क्रांति हुई है। हाँ जी, आप बोलिए। एक बार यहाँ पर शोर हो रहा है, हम थोड़ा उधर चलते हैं। लेकिन देखिए, तब तक मैं आपको बता दूँ कि एक ऐसा दौर होता था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर उस वक्त में आप सोचकर देखिए कि जब लोगों को इस पूरी की पूरी चीज़ के बारे में मालूम नहीं था, जहाँ आप अपने आप को अकेला पाते थे, ऐसे वक्त में धनंजय ऐसा एकमात्र चेहरा थी जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी उस दौर में, और वो हिम्मत ऐसा रंग लाई कि आज पूरे की पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो चंडीगढ़ में रहती है उनका प्रतिनिधित्व ये करती हैं, और उनके अधिकारों की लड़ाई ये लगातार लड़ रही हैं। आप उधर से आ जाइए, आ जाइए। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछता हूँ धनंजय, सपने पूरे हुए? कोई सपने जो देखे थे पूरे हुए? देखिए, मेरे पर्सनल सपने जो थे वो तो अभी नहीं, लेकिन जो समाज के लिए मैंने देखे थे, जो कम्युनिटी के लिए, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मैंने जो सपने देखे थे वो मुझे पूरे होते नज़र आ रहे हैं। उसमें चाहे वो शिक्षा का हो, हाउसिंग का हो, जॉब्स का है, जो रोजी रोटी का सवाल है, वो मुझे लगता है कि पूरे हो रहे हैं। काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर को जॉब्स मिली हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं अपना बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग पढ़ लिख भी रहे हैं। अभी हाउसिंग पॉलिसी बन रही है चंडीगढ़ की, वो उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को घर दिए जाएंगे, शेल्टर होम बन रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं
यूं ही नहीं होता है, इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। आप सोचिए, जूते घिस जाते हैं लगातार, और ज़ुबान भी आप सोचो इंसान थक जाता है वो सब एक ही चीज़ को बार बार बोलते बोलते। मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हूँ, संगीत नाटक एकेडमी की भी मेंबर हूँ, और अपने सक्षम की भी प्रेसिडेंट हूँ, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। साथ साथ में मैं महाराजा रंजीत सिंह पुलिस एकेडमी पंजाब, इसकी मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, और भी कई सारी HIV एड्स जो हैं उसकी भी मास्टर ट्रेनर हूँ। तो ये सब करते करते जो है ना सारा दिन बीत जाता, लोगों को सेंसिटाइज करते करते। लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं, और अपने सपने जो खुद के लिए थे वो अभी कहीं ना कहीं खो गए हैं। उनको मैं खोजने की कोशिश करनी, क्योंकि ये 25 साल में अपने लिए जो था, जो अपने लिए चाहिए था, वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी पीछे छूट गई है। उसके दोबारा से बटोरने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि अभी बुढ़ापा आने वाला है, और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब मेरे साथ कौन रहेगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या रहेगा, कौन मेरा सपोर्ट करेगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कई संसाधन नहीं है, तो वो कहाँ से होंगे पूरे, उसके लिए भी मुझे चिंता है अभी। निश्चित तौर पर देखिए, जब आप क्रांतिकारी बन जाते हैं, जब आप बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तब ऐसे में आपको अपने कई सारे सपनों की बलि चढ़ानी पड़ती है। तो लेकिन आप मान लीजिए कि भगवान आपसे आगे पूछे कि धनंजय, मैं आपका एक सपना पूरा करूँगा, कौन सा सपना मांगेंगे? नहीं, सपना तो ये होता है कि अपने लिए खुशी, जो मेरी खुशी है, वो सारे ट्रांसजेंडर, चाहे ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, है ना, इंटरसेक्स लोग हैं, वो उनको सारी सुविधाएं मिल जाएं, सभी संपन्न हो जाएं। और लास्ट में मैं एक वर्ड में कहूँगी कि मैं उस दिन मतलब खुश होंगी, परमात्मा से ये अरदास करूँगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई ट्रांसजेंडर बन जाए। अरे तो ये इससे बड़ी खुशी, और ये इससे बड़ी जो दुआ है परमात्मा से मांगती हूँ। उस दिन मेरा लगता है कि मैं वो सपना देख के अभी चल रही हूँ। ये सपना जो है, ये हिंदुस्तान जैसे देश में फ़िलहाल थोड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन देखिए, असंभव कार्य को जिस शहर में आप सोचिए ट्रांसजेंडर्स को लेकर सोच भी नहीं पनपती थी, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई पूरी करके एक नई क्रांति लेकर अगर आप आ सकते हैं, तो ये सपना संभव सा लगने लगता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए धनंजय, मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल की भी का भी गठन हुआ चंडीगढ़ में। ट्रांसजेंडर्स की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आप समझिए कि मैं किसी से बात कर रहा था, मेरे दोस्त हैं, कोई ट्रांस है वो, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने कैब बुक कराई, उन्हें कोई लेकर गया और किसी और स्थान पर लेकर चला गया, और फिर वो वहाँ से किसी तरह से छुड़ाकर वहाँ से आए। कई तरह की ऐसी कहानियाँ हैं जो परेशान करती हैं, जो बताती हैं कि ट्रांसजेंडर्स सेल बना देने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं हैं। कौन से कदम, ऐसे क्या चीज़ें जो संज्ञान में अगर सरकार लेगी तो ट्रांसजेंडर्स पूरी तरीके से सुरक्षित हो पाएंगे? देखिए, सेल बनाने या ऑफिस बनाने से कुछ नहीं होता है जब तक वो ट्रांस पर्सन एम्पावर्ड ना हो, जब तक उसको बेखौफ बुलंद तरीके से जब तक वो बात ना करे। और सबसे पहले एम्पावर्ड तो हमें खुद होना है ना। हम अगर कहीं जंगल में कहीं अकेले जा रहे हैं या सुनसान जगह पे कहीं अकेले जाएं, वहाँ पर तो प्रोटेक्शन सेल तो बात की बात है। हम कंप्लेन करने जाएंगे, वो आएंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं, काफ़ी सारी चीज़ें भी, हेल्पलाइन नंबर होगा, सब कुछ होगा। सो वो चीज़ें अभी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ट्रांस कम्युनिटी को यही कहूँगी कि सबसे मैंने खुद का ध्यान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना। आप सचेत रहें, सजग रहें। अगर आप सचेत, ऐसा तो बहुत सारी घटनाएं जो हैं मेल फीमेल के साथ भी हो रही। ऐसा तो नहीं क्राइम ख़त्म हो गया पूरे भारत में, ये यहाँ राम राज्य हो गया है। रोज़ डेली कोई ना कोई, हर सेकंड में कोई ना कोई घटना पूरे भारत में हो रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रांसजेंडर के साथ ये क्यों हो गया, ऐसा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल है तो वो काम नहीं कर। हमें कंप्लेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कैब में गए तो कैब वाले की कंप्लेंट करनी पड़ेगी, और अगर वो ऑथेंटिक, जैसे जो रजिस्टर्ड कैब हैं
उनके द्वारा गए हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, और वो कॉपी प्रोटेक्शन सेल में भी डाल दीजिए, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है वहाँ डाल दीजिए, पुलिस को भी दीजिए, हर जगह आप दे सकते हैं, वो ज़रूर कार्रवाई होगी। और ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग पीछे हट जाते हैं, इसलिए सब चीज़ें डर जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे घर तक ना कोई पहुंच जाए या कुछ चीज़ें हैं। जब तक ये डर जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा, जैसे मेरे साथ जो प्रॉब्लम है अब नहीं होती हैं, बहुत रेयर ही है कोई जो बदतमीज़ी करता है, क्योंकि मैं एम्पावर्ड हूँ, मैं जवाब दे सकती हूँ, मैं हर कानून जानती हूँ, इसलिए लोग डर भी जाते हैं और डरते हैं। लॉ से पढ़ाई की आपने? हाँ, ह्यूमन राइट्स में काफ़ी लॉ पढ़ाया जाता है। सो ये चीज़ें हैं जो हैं, जब तक हम खुद सजग नहीं रहेंगे, मेरे को नहीं लगता चाहे आप जितना मर्जी लॉ बन जाए, जितना मर्जी प्रोटेक्शन सेल बन जाए, जब तक आप खुद सचेत नहीं होंगे, सजग नहीं रहेंगे, बेखौफ बुलंद तरीके से बात नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसके लिए हमें खुद ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। और अगर आप आपको लगता है कि मेरे साथ मैं वल्नरेबल हूँ, तो आपको वो नंबर जो है ना, कैब का नंबर या किसी भी तरह के जाने से पहले कहीं भी जा रहे हो, तो आपको एक उसका अल्टरनेटिव किसी अपने फ्रेंड्स को बता देना चाहिए कि अगर बीच बीच में कॉल करते रहें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये खुद की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं। और बाद में अगर कोई कंप्लेंट देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर हम लोग उसको टेक ओवर, यस, उनकी आवाज़ मिलाते हैं। यस। नहीं, निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी हो जाता है धनंजय कि जब हम लोग ज़रा बैठ के बात करते हैं उधर, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप सेल्स बना रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें सुरक्षा देने के वायदे कर रहे हैं, ऐसे में आप ये भी तय करें कि आप उन्हें सशक्त करें। ऐसे में जैसे आपने बताया कि सशक्त करना है किसी को, तो लोगों के मन में भी एक तरीके का सम्मान जो जागृत हो, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से लोग इन चीज़ों को समझें। और जैसे सेल्फ़ डिफेंस की प्रैक्टिस दी जाती है, ये सब भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दिया जाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए ये बताइए धनंजय कि आज धूप बहुत है, सुबह बारिश हुई थी, मौसम बदल रहा है, प्राइड बंद चल रहा है, अब जून ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने को आया। इतनी गर्मी, बदलते हुए मौसम, 1 महीना 12 महीनों में से जिसमें अपने आप को आप एंजॉय कर पाते हैं खुलकर, आपको लगता है बाकी के 11 महीने क्या डर लगता है आज के वक्त में? मैं आपसे पूछूं। नहीं, मुझे तो नहीं डर लगता बिल्कुल कोई। मैं तो रोज़ ही इंजॉय करती हूँ ज़िंदगी को, क्योंकि इतना समय भी नहीं होता है। हर दिन कोई ना कोई मीटिंग रहती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 मीटिंग भी है। और इन्जॉय भी मैं अपने काम को इन्जॉय करती हूँ। काम क्या है? लोगों को अवेयर करना, लोगों को सेंसिटाइज़ करना, किसी का अपनी कम्युनिटी में कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना, किसी का प्रोटेक्शन दिलवाना, किसी को अलग अलग तरह के मल्टीपल, किसी को एजुकेशन में प्रॉब्लम, किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, और किसी को कोई और प्रॉब्लम है, फैमिली से प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ों को एक मतलब इसको सॉल्व करने में ही सारा दिन निकल। तो मुझे लगता है कि मैं तो रोज़ ही इंजॉय करती हूँ। मेरे लिए कोई जून का ऐसा ख़ास महीना नहीं कि मैं इस महीने में ऐसा, ये तो चलो 1969 में शुरू हुआ है, ऐसा तो नहीं कि भारत में कभी ट्रांसजेंडर रहे नहीं है। तो सदियों से, और वेस्टर्न कंट्री से ज़्यादा यहाँ सेलिब्रेट किया जाता था। भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आ गए, शिखंडी का वर्णन है, बृहन्नल्ला का वर्णन है, ईल का वर्णन है, तमाम हज़ारों करेक्टर रहे, भगवान अर्धनारीश्वर अयप्पा का है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे इतिहास, हम जो हिस्ट्री में इसको गौरवशाली इतिहास रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो उस समय इंजॉय करते थे कि ना अपने दिन को, अपने अस्तित्व को। तो अभी जो है वो हमें मजबूरी से वो सब चीज़ों को प्रिपेयर करनी पड़ रही हैं। और जून का महीना है, इसके लिए हम लोग भी बहुत प्रिपेयर रहते हैं हमेशा कि ये महीना, इस महीने में हमें बहुत सारे कार्यक्रम, खास करके कार्यक्रम इसलिए होते हैं कि क्योंकि कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि लोग अवेयर हों, लोगों जागृति हैं, लोग जागें, लोगों को थोड़े से अकल आए, लोगों को, है ना, वो चीज़ें लोगों को समझाना ज़रूरी हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ये महीना जो है, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस जो ड्राइव चलती हैं, सरकार भी अब धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हो रही है, और इंटरनेशनल लेवल पे तो किया ही जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो रोज़ ही एक गर्व उत्सव है। आपके लिए रोज़ एक गर्व उत्सव है। लेकिन देखिए,
आप जैसे तैयार होते हैं, आप जितने खूबसूरत हैं, अरे वो आप खुद देखिए। धनंजय का जो स्टाइल है उसका हर कोई दीवाना है। और धनंजय, कौन है आपका मोटिवेशन, कौन है आपका इन्फ्लुएंसर, कैसे तैयार होते हैं, किसको देखकर आपको प्रेरणा मिलती है? बड़ी प्यारी, अच्छा धनंजय बहुत प्यारी रील्स भी बनाती है इंस्टाग्राम पे। MX धनंजय के नाम से इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, आप फॉलो कीजिएगा। और धनंजय बताइए। मैं इसको एक दो लाइनें बोलती हूँ कि जो दिल की बात समझ ले फ़कत निगाहों से, जो दिल की बात समझ ले फ़कत निगाहों से, तमाम शहर में ऐसी कोई नज़र भी है, शबे फिराक की यारों कोई सहर भी है, हमारे हाल की उनको कोई ख़बर भी है, शबे फिराक की। तो मेरा जो इंस्पिरेशन है मैं खुद ही हूँ। हाँ। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, तो जल्दबाजी में जो मेरे से होता है, जैसे आपसे मीटिंग थी तो मैं बहुत जल्दबाजी में भागती फिरती यहाँ तक पहुँची हूँ। ऐसी दूसरी मीटिंग में भी भागती हुई गई हूँ, और सुबह घर से निकली थी, मैं कहीं लेट हो गई, जितना जल्दी मैं तैयार हो सकती तो मैं तैयार। तो ये जो संघर्ष है, और इसमें आप मैं सच मानता हूँ, आप दुनिया माने ना माने, जब आपका मन खूबसूरत होता है ना, और आप दूसरों के जो आपका जो एक मोटिव होता है बहुत बड़ा होता है। हाँ। आपके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य रहता है, और वो लक्ष्य जो है वो अपने लिए नहीं होता है, वो दूसरों के लिए होता है। तो उससे क्या होता है कि वो कुदरत भी आपका साथ देती है, निश्चित है ना। अब कुदरत है, देखिए जब सब चीज़ें कुदरत आप बहुत खूबसूरत हैं, तो कुदरत में ही हम लोग भी हैं। मुझे नहीं पता, ये तो आपकी आंखें हैं जो मुझे खूबसूरत देख रही हैं। मैं अपनी कोशिश कर जितना जल्दी में अपने आप को तैयार कर सकती हूँ मैं करती हूँ। हाँ। और वो कैसा होता है क्या नहीं हो, परमात्मा ने ऐसा ही बनाया मुझे। और मैं खुश रहती हूँ, हंसती हूँ, और कोशिश करती हूँ कभी किसी को दुख ना दूँ। ये बहुत खूबसूरत बात होती है जब आप एक खूबसूरत मोटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो खूबसूरत मन भी होना चाहिए, तो अपने आप खूबसूरत दिखने लगते हैं। और आप तो वैसे ही खूबसूरत हैं, खूबसूरत होने के साथ साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है धनंजय कि कॉलम बन गए ट्रांसजेंडर्स, जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं और कॉलम्स बन गए हैं मेल फीमेल, अब ट्रांसजेंडर भी आ गया है, आपको क्या लगता है लोग कितने वक्त में इसे स्वीकार करेंगे कि ट्रांसजेंडर भी एक लिंग है? जैसा कि अभी घोषणा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई थी 2014 में, लोग कब तक स्वीकार करेंगे? कितने वक्त में बदलाव आता हुआ आपको दिख रहा है? वही मैं दोबारा कहूँगी कि ओवरनाइट कुछ नहीं बदला, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा टाइम वो भी, और हम सबको काम करना पड़ेगा, सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ कम्युनिटी नहीं, नॉन कम्युनिटी के लोगों का, एलआई, स्टेक होल्डर्स, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ज़रूर इसमें प्रगति होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब कॉलम आ गया हर जगह आपको ट्रांसजेंडर भी विजिबल नज़र आते हैं। पहले तो नहीं आते थे नज़र, है ना। आप देखिए, आप कुछ सालों पहले तो सिर्फ हमें किन्नर और हिजड़ा नज़र आते थे जो परंपरागत कामों में व्यस्त थे, और आज जो ट्रांस वुमेन जो बाहर अपना सेल्फ आइडेंटिफाइड है वो भी नज़र आते हैं, जॉब कर रहे हैं। तो वो बदलाव आएगा, और इसके लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट है या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी एक अभी हाल ही में चंडीगढ़ पुलिस को भी कहा कि आपको थर्ड जेंडर कॉलम ऐड करना पड़ेगा अपनी, क्योंकि जॉब निकली थी। तो ये सब चीज़ें कोर्ट के थ्रू भी हो रही हैं, और कोर्ट के थ्रू सरकारों को मानना भी पड़ रहा था। तो मुझे लगता है धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी। इतना जल्दी मैं बहुत एक्साइटेड ऐसा करके ना, मैं सोचती हूँ आज ही सब कुछ बदल दें, आज सारी दुनिया आज बदल जाए। हम एकदम से बड़े तो नहीं होते ना, बचपन से लेकर जवानी से फिर बुढ़ापा आता है, तो धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं। और जब हम परिपक्व, और सारी नॉलेज एकदम से आपके पास नहीं रहती है,
मैं खुद सभी हमें इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें जब हम पढ़ते हैं हमारे साथ बीतती हैं तो हमें फिर वो समझ आना शुरू होता है। तो लगता है कि समाज को भी इसी तरह धीरे धीरे समझ आना शुरू होगा। समाज को धीरे धीरे समझ आना शुरू होगा, लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अब आपकी बारी है उस मानसिकता को ज़रा बदलने की, या फिर उस सोच पर विचार करने की जो कहीं ना कहीं आपके भीतर पनपती है। धनंजय, धूप हो रही है, आप खड़े हो जाइए। बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आपने समय निकाल कर खास हमारे साथ इस पार्क में आई। और देखिए हमारा जो माइक है वो लंबी तार वाला है, तो हम लोग इसमें उलझते रहे। हमारे कैमरा पर्सन का भी शुक्रिया, हरकीरत उस कैमरे के उस पार हैं जो कैमरा लेकर हमारे पीछे घूम रहे थे, और खड़े हैं वो बेचारे, हम तो बैठ भी गए थे। लेकिन आप आए, बहुत शुक्रिया। हरकीरत, आपका भी बहुत शुक्रिया। और फ़िलहाल ये सेक्टर 33 का टेरेस गार्डन है, जहाँ से हमने आपके लिए क्यूर सम्मेलन का ये विशेष इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।